Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. Today we'll discuss one of the loop optimization technique, and this is a important loop optimization technique. The name of this technique is induction variable elimination. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में, जो कि एक लूप ऑप्टिमाइजेशन की इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडक्शन वेरिएबल है क्या। तो कोई भी वेरिएबल्स इंडक्शन वेरिएबल कहलाते हैं अगर उनकी वैल्यू लूप, जब आपका लूप चल रहा है उस समय या तो वैल्यू उनकी इंक्रीमेंट हो रही है या वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। यानी कोई भी ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू लूप जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय उनकी वैल्यू या तो इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है कि ऐसे वेरिएबल्स को या तो पूरी तरह एलिमिनेट कर दें या उनमें से एक आधी वेरिएबल रह जाए, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडक्शन वेरिएबल हैं और कैसे हम उनको एलिमिनेट करेंगे वो आज की वीडियो हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। तो टेक्निकल डेफिनेशन कहती है इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन में कि एक वेरिएबल इज सेड टू बी इंडक्शन वेरिएबल इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गेट्स चेंज एवरी टाइम इट इज़ एदर इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाई सम कांस्टेंट। यानी हर बार जब लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो या उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो। ठीक है, व्हेन देयर आर टू और मोर इंडक्शन वेरिएबल, अगर दो या दो से ज़्यादा इंडक्शन वेरिएबल हैं इन ए लूप देन इट मे बी पॉसिबल टू गेट रेड ऑफ ऑल बट वन, या तो सभी से छुटकारा मिल जाए या एक आध ही बचे उसमें। ठीक है, तो एक सैम्पल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि दो वेरिएबल है आई और T1, अगर आई की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 20 मान लीजिए वेरी हो रही है, तो T1 की मान लीजिए उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू जो वेरी हो रही है, अगर I1 है तो T1 4 है, I2 है तो T1 8 है, I3 है तो T1 12 है, I20 है तो T1 80 है। यानी I की वैल्यू T1 के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, I की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है और T1 की भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो T1 किस पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है, हमारा I पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि हम I वेरिएबल को हटा दें और T1 से ही जो उसको रिजल्ट चाहिए, T1 को 4 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, 16 चाहिए, वो हमें T1 से ही खाली मिल जाए। तो कैसे करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक कोड दे रखा है, प्रोडक्शन इक्वल टू 0, I इक्वल टू 1, T2 T4 की ये वैल्यू दे रखी है और एक ब्लॉक B2 में ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो आपकी I की वैल्यू 1 है और जब ये वाला लूप चलेगा तो T1 इक्वल टू, जब I1 होगा तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 4, बाकी कहीं नहीं आ रहा है आपका ये वेरिएबल। यहाँ पर देखिए आगे इन दोनों लाइनों में I इक्वल टू I+1 हो रहा है, यानी कि I की वैल्यू जो 1 थी वो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 2 हो जाएगी। वो चेक करेगा लूप क्या I की वैल्यू लेस देन 20 है, हाँ 20 है, क्योंकि I की वैल्यू तो अभी 2 है। तो लूप कहाँ से आ जाएगा, गो टू B2, यानी यहाँ स्टार्टिंग पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, I की वैल्यू 2 हो चुकी है, T1 इक्वल टू 2 इंटू 4 8 हो गया। ठीक, फिर क्या होगा, I की वैल्यू से 3 हो जाएगी, फिर चेक करेगा 20 से लेस देन है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही फिर अगली बार क्या करेगा, फिर जब 3 हो गई तो T1 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी क्या हो रही है, I की वैल्यू बढ़ती आ रही है, T1 की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होती आ रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि I और T1 जो हमारे दो इंडक्शन वेरिएबल हैं इनमें से एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाए, और जो इजी टारगेट है वो हमारा I है। तो हम क्या कर देते हैं, I को हटा देते हैं और I को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे ऑपरेशन से। तो हमने इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, I को एलिमिनेट करने के लिए हमें तो T1 की वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीमेंट करनी है, तो हमने I को दोनों जगह से हटा दिया। T1 की वैल्यू एक अलग ब्लॉक में ली 0 इनिशियली, और T की वैल्यू हमें क्या करना है, हर बार 4 बढ़ाना है, तो हमने T1 इक्वल टू T1 प्लस 4 कर दिया। अगर T1 0 होगा तो T1 इक्वल टू 0 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक, अगली बार वो चेक करेगा क्या T1 लेस देन है 76 है, ये 76 क्यों है ये भी अभी आपको बताएंगे। क्या लेस देन है, यानी ये सारी लाइनें हट जाएंगी, I+1 I, क्यों, क्योंकि I वेरिएबल ही हट गया हमारा पूरा। यहाँ पर I लेस देन 20 की जगह हमने लिख दिया इफ T1 लेस देन इक्वल टू 76। T1 लेस देन इक्वल टू 76 क्यों लिखा है ये भी हम आपको बताते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं T1 की वैल्यू कितनी हुई है, 0 प्लस 4 4, 4 लेस देन है 76 से, हाँ ठीक। फिर से यहाँ पर आए, T1 की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो 4 प्लस 4 इस बार कितनी हो जाएगी 8। फिर आया क्या 8 लेस देन है 76 से, हाँ फिर से लूप यहीं आया, फिर 8 प्लस 4 12। तो हमारा जो टारगेट है कि T1 की वैल्यू हर बार 4 इंक्रीमेंट हो वो हमें अचीव हो रही है।
ठीक है। लास्ट में हमने ये लिखा है कि 76 ही क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा कि हमें T1 की फाइनल वैल्यू कितनी चाहिए। अगर मान लीजिए I की वैल्यू जब 20 होगी तो यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी होगी 80। भाई हमने I तो हटाया है, लेकिन अगर हमें लूप हमें कंडीशन तो यही सेटिस्फाई करनी है, हमारा I अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक I की वैल्यू 20 नहीं हो जाएगी। तो जब I की वैल्यू 20 होगी तो T1 कितना हो जाएगा 80, यानी जैसे T1 80 हो ये लूप चलना बंद कर दे। ये भी तो हमें ध्यान रखना है, I की वैल्यू 20 होगी, T1 80 हो जाएगा, अगली बार से लूप नहीं चलेगा। ठीक है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अगर हमने T1 की वैल्यू 76 ली फाइनली, तो जब लूप चलेगा आगे यहाँ पर क्या कहेगा, T1 कितना हो जाएगा 76 प्लस 4 80। भाई T1 की हम चेक करते आ रहे हैं वैल्यू, लास्ट T1 की वैल्यू हमने कितनी ली 76 प्लस 4 कितना हो जाएगा 80, T1 की वैल्यू कितनी होगी 80। अब अगली बार आएगा चेक करने क्या T1 की वैल्यू अब भी लेस देन है 76 से, नहीं, T1 की वैल्यू कितनी पहुंच चुकी है 80 हमें चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे T1 की वैल्यू 76 यहाँ लेंगे, जिससे कि जब लूप चले तो वो क्या कर दे, लास्ट टाइम में T1 की वैल्यू को 80 कर दे और 80 होने के बाद लूप ना चले। तो इसलिए हमने क्या किया, I तो हटाना था, तो I लेस देन 20 की जगह हमने क्या लिख दिया T1 लेस देन इक्वल टू 76। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी I आ रहा था वो सब जगह हमने हटा दिया। एक तो 2 लाइनों में इस जगह आ रहा था हमारा, वो 2 लाइनें हटा दी। एक ऊपर वाले में I इक्वल टू 1 यहाँ आ रहा था, वहाँ हटा दिया। 3 जगह हमने क्या करा दिया, इंडक्शन वेरिएबल I हटा दिया। ऐड कहाँ किया हमने, एक तो हमने नया T1 वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया यहाँ पर T1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा T1 इक्वल टू I इंटू 4 की जगह क्या कर दिया, T1 इक्वल टू T1 प्लस 4 कर दिया। ठीक है, तीसरा I लेस देन 20 की जगह हमने T1 लेस देन इक्वल टू 76 कर दिया। इसमें हमने एक तो इंडक्शन वेरिएबल I का एलिमिनेशन किया। दूसरा जो हमें एडवांटेज मिला, वो एडवांटेज हमें क्या मिला कि हमने एक हाई स्ट्रेंथ के ऑपरेशन को, हाई स्ट्रेंथ का ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, लो स्ट्रेंथ के ऑपरेटर से, प्लस वाले से। तो 2 एडवांटेज है, इंडक्शन वेरिएबल का भी एलिमिनेशन हो रहा है और स्ट्रेंथ इन रिडक्शन भी हो रहा है, जो कि एक लूप ऑप्टिमाइजेशन की एक और टेक्निक होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट तो वही रहे जो ये दे रहा है, लेकिन क्या हो जाए, इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो जहां जहां भाई I वेरिएबल आ रहा था इंडक्शन वेरिएबल, हमने उसकी जगह हटा दिया और सिर्फ किस वेरिएबल को रहने दिया, T1 वेरिएबल को रहने दिया। रिजल्ट आपका ओवरऑल वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो ये तो हमने बताया इंडक्शन वेरिएबल किस तरीके से एलिमिनेट हुआ। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रॉब्लम आई हुई थी कि एक कोड दे रखा था, यही सेम कोड, और आपसे कह रहा था कि परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टू द फॉलोइंग 3 एड्रेस कोड। ये आपको एक 3 एड्रेस कोड दे रखा है और कह रहा है कि इस पे सारे जितने भी ऑप्टिमाइजेशन लग सकते हैं वो लगाइए। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है 2017-18 में AKTU में, तो किस तरीके से सॉल्व हुआ है ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने लास्ट 2 वीडियोज में बताई थी, वो सारी की सारी टेक्निक्स यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो 3 एड्रेस कोड दे रखा है उस 3 एड्रेस कोड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बेसिक ब्लॉक्स में। हमने आपको एल्गोरिथम बताई थी कि 3 एड्रेस कोड को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेसिक ब्लॉक में। फिर बेसिक ब्लॉक से हम कन्वर्ट करेंगे उसको फ्लो ग्राफ में। फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें एक लूप ऑप्टिमाइजेशन लगाएंगे, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, दूसरा लगाएंगे कोड मोशन, तीसरा लगाएंगे इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, जो भी आपने स्टडी किया था। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या आ जाए, ऑप्टिमाइज कोड फाइनली प्रोड्यूस हो जाए। तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में आई हुई थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, ओवरऑल जो 3 एड्रेस कोड है। और बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था मेथड कि हम ये देखते हैं कि लीडर कहाँ कहाँ पर है। बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करने का मेथड क्या था कि लीडर कहाँ कहाँ पर है। तो लीडर के लिए हमने आपको बताया था कि जो पहला स्टेटमेंट होता है किसी भी 3 एड्रेस कोड का, वो लीडर होता है, एक तो लीडर 1। दूसरा लीडर हमने देखिए, अगर आप प्रोडक्शन इक्वल टू 0 I इक्वल टू 1, ये सीधी सीधी लाइनें दे रखी हैं। लास्ट कहाँ लिखा है इसमें, इफ I लेस देन 20, अगर I लेस देन 20 है तो गो टू 3, किस पे जाना है, 3 पे जाना है। यही तो ये कह रहा है, यानी पहली कंडीशन क्या थी लीडर आइडेंटिफाई करने की, कि जो पहला स्टेटमेंट होगा किसी भी 3 एड्रेस कोड का वहां लीडर होगा। दूसरा लीडर पता लगाने का तरीका ये है कि किसी भी कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप का, किसी भी कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप का जो टारगेट स्टेटमेंट होता है वो भी क्या होता है, लीडर होता है। कंडीशनल या अनकंडीशनल का जो टारगेट स्टेटमेंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट नहीं, जो टारगेट वाला स्टेटमेंट होगा,
वो भी क्या होता है, लीडर होता है। तो यहाँ से नहीं पता लग रहा है, यहाँ से तो स्टेट आ रहा है, यहाँ से क्या पता लगा हमें, दिस इज आल्सो ए लीडर, लीडर टू, दूसरा लीडर ये पता लगा लिया हमने, ठीक। और लीडर के लिए क्या प्रॉपर्टी थी पता लगाने की, तीसरी प्रॉपर्टी लीडर पता लगाने की ये बताई थी हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में, कि जो हमने कंडीशनल या अनकंडीशनल स्टेटमेंट गो टू यूज किया है, उसके एक तो टारगेट स्टेटमेंट था लीडर, वो हमने पता लगा लिया, और उसके जस्ट इमिडिएटली बाद जो स्टेटमेंट आएगा, इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो भी क्या होता है, लीडर होता है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 15 नंबर पे कुछ होता तो वो क्या होता है, लीडर होता। लीडर की 3 पहचान, पहला 3 एड्रेस कोड का पहला स्टेटमेंट लीडर होता है, किसी भी कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू का टारगेट स्टेटमेंट लीडर होता है, और कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू का जो अगला स्टेटमेंट होता है वो भी लीडर होता है। तो अगला तो कुछ दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब इस प्रॉब्लम में 2 ही लीडर हैं, ठीक है। तो बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहले क्या पता लगाया कि लीडर कौन कौन से हैं, हमें पता लग गया 2 लीडर हैं। अगला हमें क्या करना है, हमें अगला ये करना है कि बेसिक ब्लॉक्स को अलग अलग करना है, कितने बेसिक ब्लॉक बन रहे हैं, तो बेसिक ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से खत्म होगा, उसके लिए ये रूल है, कोई भी बेसिक ब्लॉक 1 लीडर से स्टार्ट होता है, कोई भी बेसिक ब्लॉक 1 लीडर से स्टार्ट होगा, और कब कहाँ तक जाएगा, जब तक दूसरा लीडर आ ना जाए, जैसे ही दूसरा लीडर आएगा उससे जस्ट पहले खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी बेसिक ब्लॉक लीडर से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, अगले वाले लीडर के आने से जस्ट पहले। दूसरा लीडर यहाँ पर आया, पहला लीडर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि पहले वाले ब्लॉक में ये 2 लाइनें आएंगी, क्यों, क्योंकि अगला लीडर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने प्रोडक्शन इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, इन दोनों को किस में रखा है, हमने ब्लॉक 1 में रखा है, ठीक। और बाकी जितना भी पोर्शन है यहाँ से लेकर लीडर स्टार्ट हुआ, आगे कहीं कोई आ नहीं रहा है, तो यहाँ से लेकर जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो सारा किस में आ गया, ब्लॉक B2 में आ गया, ठीक। यहाँ पर हमने i<20 था, गो टू 3 किया था, जब अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, गो टू B2। गो टू B2 क्यों करा, कि B2 की स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ इसको पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, B1 ब्लॉक B2 ब्लॉक। अगला हमने क्या बताया था, अगला बताया था आपको फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ क्या कहता है कि ये जो बेसिक ब्लॉक आए हैं इनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो फ्लो ग्राफ जो होता है, फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ जिसके नोड क्या होते हैं, जिसके नोड होते हैं ब्लॉक्स। फ्लो ग्राफ के नोड क्या होते हैं, बेसिक ब्लॉक्स, और उनके बीच का जो कनेक्शन होगा, उनके बीच की जो एज होगी वो क्या शो करेगी, उनकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ग्राफ एक ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ है जिसकी नोड तो होते हैं ब्लॉक्स ग्राफ के, ठीक है, और उनके बीच की जो एजेस होंगी वो क्या होंगी, जो इनके बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो का पाथ होगा। तो एक तो नोड ये हो गया B1, एक नोड ये हो गया B2, ठीक है। और इनमें इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ से एक तो इंफॉर्मेशन यहाँ जा रही है देखिए, और यहाँ से कहाँ जा रही है, गो टू B2 से, गो टू भाई i<20 तो क्या कह रहा था, गो टू 3, इस पे आने के लिए कह रहा था, यानी इस पे आने के लिए कह रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, गो टू B2, यानी कि इसी के इनिशियलाइजेशन पे। तो इसको हमने यहाँ पर नहीं दिखाया, यहाँ तो सिर्फ बेसिक ब्लॉक दिखाया है, यहाँ देखिए दिखाया है, क्यों, क्योंकि हम इसे फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर कंडीशन ट्रू होगी <20 है तो ये कहाँ जाएगा, गो टू B2 स्टार्टिंग में आ गया। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी i<20 हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये, और एक ये, 3 फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमने फ्लो ग्राफ के थ्रू दिखा दिए। अब अगला पूछता है लूप कौन कौन सा है इसमें, तो लूप तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक सिंगल लूप है इसके अंदर, दिस इज द सिंगल लूप इन द फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो ये आपके फ्लो ग्राफ तक हो गए। अभी हमने क्या बनाया, बेसिक ब्लॉक सीखा और फ्लो ग्राफ सीखा, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता दिए थे एक पूरा टॉपिक लेकर। अब अगला आता है इस पर ऑप्टिमाइजेशन कैसे अप्लाई करते हैं। एक ऑप्टिमाइजेशन होता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन ये कहता है कि जो कॉमन एक्सप्रेशन हो उनको आप हटा दीजिए, ठीक है, रिपीटेडली यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखें इस पूरे कोड में, ये जो हमारा आया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन T1 इक्वल टू I इंटू 4, T1 इक्वल टू I इंटू 4, दोनों में रिपीटेड हो रहा है, इसका मतलब कॉमन सब एक्सप्रेशन है।
तो एक एक्सप्रेशन हमने हटा दिया, क्या रहने दिया, सिर्फ T1 इक्वल टू I/4 रहने दिया, ये हटा दिया, बाकी एज इट इज कोड लिख दिया। तो पहले हमने कौन सा ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में, ये वाला हटा दिया, बाकी एज इट इज ये उतार दिया, सब कुछ सेम है, सिर्फ पहला वाला हमने ये हटा दिया। दूसरा क्या कहता है, दूसरी टेक्निक भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, कोड मोशन की। कोड मोशन क्या कहता है कि ऐसा कोड जिसका पूरे प्रोग्राम में लूप के अंदर रहने में या लूप के बाहर रहने से कोई फर्क ना पड़े, तो हम क्या करते हैं, उस कोड को लूप से बाहर कर देते हैं। ऐसा कोड जिसका लूप के अंदर रहने में या लूप के बाहर रहने में कोई फर्क ना पड़े, हम उसे क्या करते हैं, लूप से बाहर कर देते हैं। तो हमने आपको बताया था, जब हमने आपको 3 एड्रेस कोड पढ़ाया था, कि ये जो लिखा हुआ है एड्रेस A-4, एड्रेस B-4, इनकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर ये इस लूप के अंदर रहें या लूप से बाहर चले जाएं, एड्रेस A-4 इक्वल टू T2, एड्रेस B-4 इक्वल टू T4, दे गिव द कांस्टेंट वैल्यूज, चाहे लूप के अंदर हो चाहे लूप के बाहर हो। तो अगर इन दोनों लाइनों को मैं लूप से बाहर भी निकाल दूं तो भी हमारा क्या होगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा लूप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता लूप की वजह से। तो कोड मोशन में हम क्या करते हैं कि ऐसा पार्ट जिनका लूप के अंदर रहने से या लूप के बाहर रहने से फर्क नहीं पड़ता, उन कोड को हम मूव आउट करके लूप के बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइन्स को इस वाले B2 लूप से बाहर कर दिया, ठीक है। एड्रेस A-4, एड्रेस B-4, देखिए लूप से बाहर कर दिया T2 और T4 को, और एक नया ब्लॉक बना दिया B3, ठीक है। तो ये B3 ब्लॉक इधर बाहर आ गया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था इन दोनों लाइनों के अलावा, T1 इक्वल टू I/4 से लेकर T3 इक्वल टू T2 T1, T5 इक्वल टू T4 T1, और बाकी जितना भी कोड दे रखा है एज इट इज हमने लिख दिया। तो कोड मोशन ने क्या किया, जो पार्ट गैर जरूरी था उस पूरे पार्ट को बाहर कर दिया लूप से और रिमेनिंग पार्ट को रहने दिया। अगला जो इसमें अप्लाई हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, वो है इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन की। और इंडक्शन वेरिएबल की एलिमिनेशन कैसे करते हैं वो हमने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। तो जो न्यूमेरिकल आया हुआ था AQ2 एग्जामिनेशन के 2017-18 के एग्जाम में, वो हमने डिस्कस कर लिया कि 3 एड्रेस कोड दे रखा है, आपको बेसिक ब्लॉक बनवाए थे, फ्लो ग्राफ बनवाया था, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन कराया था, कोड मोशन कराया था, और इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन कराया था। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड completely the concept of induction variable elimination or how to convert a 3 address code after applying all type of loop optimization. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.